स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मैथ किंग मेकर कंसेप्ट पे फोकस। आज हम एक बिल्कुल ब्रांड न्यू सीरीज आपके सामने लेके आ रहे हैं, दैट इज अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज को हमने 3 लेवल में डिवाइड किया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने मैथमेटिक्स को कभी छुआ नहीं है, भूल चुके हैं बिल्कुल मैथमेटिक्स। उन लोगों के लिए हम लेवल 1 सीरीज लेके आ रहे हैं। लेवल 2 सीरीज थोड़ा सा और इंटरमीडिएट लेवल की सीरीज है। लेवल 3 सीरीज़ बिल्कुल हाई फाई सीरीज़ है। जो आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, उन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी को कैसे, सबसे पहले लेकिन आपको लेवल 1, लेवल 2 देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको लेवल 3 समझ में आएगा। और इसको मैंने बहुत ही कम टाइम फ्रेम में डिसाइड किया है, कम टाइम फ्रेम में ही आपके लिए इसको बनाया है। ठीक है, तो लेवल 1 बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और अच्छे से इस लेक्चर को देखिए, लास्ट तक देखिए तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझ आएगा। और लेवल 2 पे तब जाएं जब आप लेवल 1 कंप्लीट कर चुके हैं, और लेवल 3 पे तब जाएं जब आप दोनों लेवल 1 और लेवल 2 कंप्लीट कर चुके हैं, तभी आप लेवल 3 पे जाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। ठीक है, ठीक है। सो मैं आपको यहाँ बहुत ही सिंपल और क्रिस्टल क्लियर मेथड में आपको समझाऊंगा। तो लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए पूरा लेक्चर देखना जरूरी है, तो लेक्चर पे बने रहिए। ओके, तो मैं बेसिक कंसेप्ट से शुरू करता हूँ। मान लेते हैं कि आप किसी शॉप पे जाते हो और 1 kg पोटैटो का कॉस्ट है, मान लेते हैं 5 रुपीज। ठीक है, ये बेसिक से शुरू करते हैं। 1 kg पोटैटो का कॉस्ट है, मान लेते हैं 5 रुपीज। सो 2 kg पोटैटो का कॉस्ट क्या होगा, कैसे फाइंड करते हैं यूनिटरी मेथड से? 5/1 इंटू 2 दैट इज 10 रुपीज, है ना। और 6 kg पोटैटोस का क्या होगा? 1 kg पोटैटो का जो रेट होता है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 kg पोटैटो का कॉस्ट आ जाएगा। 5 इंटू 6 दैट इज 30 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ आप क्या एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑब्जर्व ये कर रहे हो कि जैसे 1 ये इसका क्वांटिटी है और ये इसका रेट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर क्वांटिटी लिखते हैं और ये है प्राइस, समझ गए बात? तो मैं टेबल क्रिएट करता हूं। क्या टेबल क्रिएट करते हैं? एक क्वांटिटी का टेबल क्रिएट करेंगे, क्वांटिटी, और यहां पे मैं प्राइस लिख देता हूं। ठीक है, क्वांटिटी को मान लेते हैं एक्स से डिनोट कर रहे हैं और प्राइस को मान लेते हैं वाई से डिनोट कर रहे हैं। तो एक टेबल यहाँ पे क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या होता है। ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशन होता है। तो जब एक्स का वैल्यू यानी कि क्वांटिटी जब कितनी है, 1 kg है, तो यहां पर लिखना पड़ेगा क्वांटिटी, आपको लिखना पड़ेगा किसमें? केजी में, और प्राइस लिखना पड़ेगा आपको रुपीज में। समझ गए बात? तो क्वांटिटी जब 1 kg था तो प्राइस कितना था? 5 रुपीज था। जब क्वांटिटी हुआ 2 kg तो प्राइस कितना हुआ? 10 रुपीज। जब क्वांटिटी हुआ 6 kg तो प्राइस कितना हुआ? 30 रुपीज। ठीक है, और थोड़ा आगे देख लेते हैं। जब क्वांटिटी होगी आपकी 10 kg तो प्राइस कितना होगा? 5 इंटू 10 यानी कि 50 रुपीज। तो जब क्वांटिटी आपकी 10 रुपीज है तो प्राइस कितना हुआ? 50 रुपीज। समझिए बात? क्वांटिटी मान लेते हैं 20 kg है तो प्राइस कितना हो जाएगा? 20 इंटू 5 दैट इज 100 रुपीज। तो प्राइस आ जाएगा आपका 20 kg अगर क्वांटिटी है तो प्राइस आ जाएगा कितना? 100 रुपीज प्राइस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है, बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्वेशन है। क्या ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे? कि अगर एक्स और वाई का रेशो में फाइंड करूं, इस कंडीशन में अगर एक्स और वाई का मैं रेशो फाइंड करूं तो रेशो देखते हैं कितना आता है। ठीक है, रेशो तीसरी टेबल में एक रेशो की बना देता हूं। एक्स और वाई का रेशो अगर हम देखें तो 1/5, तो ये कितना आ जाएगा? 1:5 आ जाएगा रेशो। यहां पे देखो 2 और 10 का रेशो क्या हो जाएगा? 2/10, इसको 1 से इसको 5 से, तो ये कितना आ जाएगा? 1/5। तो ये रेशो अगेन 1/5 है। इसको देख लेते हैं 6/30 को, 6/30 को 6 से ये डिवाइड हो जाएगा तो 1/5। तो ये रेशो भी क्या आया? 1/5 आया। ये रेशो भी कैसा आया? 1/5 आया। ये रेशो भी कैसा आया? 1/5 आया। ठीक है, और दूसरी एक चीज और ऑब्जर्व करो। देखो, एक तो क्या चीज हमने ऑब्जर्व करी कि चाहे आप कोई भी क्वांटिटी ले लो, प्राइस चाहे
कितना भी आ रहा हो, लेकिन उनका जो क्वांटिटी और प्राइस का जो रेशो है वो आपका सेम फिक्स रेशो रहेगा। तो पहला ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है हमारा कि x/y रेशो जो है आपका वो कैसा हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। समझ गए बात, कांस्टेंट रहेगा एकदम। तो कह सकता हूं मैं कि x/y जो है आपका वो रहेगा कैसा, कांस्टेंट रहेगा। तो किसी भी सिचुएशन में आप जो है x/y की वैल्यू, जो ये वैल्यू है वो वैल्यू आपकी फिक्स रहने वाली है। समझ गए बात। अभी मान लेते हैं यहाँ पे, अब क्वेश्चन से रिलेटेड एक चीज देख लेते हैं। मान लेते हैं आपसे पूछा है 30 kg और यहाँ पे ब्लैंक दे दिया उसने, पूछ रहा है कि भाई 30 kg का दाम बताओ कितना होगा। तो कैसे फाइंड करते हैं हम 30 kg का दाम। देखो ये जो, इसको अगर हम इसका रेशो और इसका रेशो, दोनों रेशो आपके सेम रहने वाले हैं। मान लेते हैं ये ए आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब इक्विवेलेंट रेशो होते हैं तो उनका क्या करते हैं हम कि भाई 1/5 इज इक्वल टू, ये 1/5 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 30/a के बराबर हो जाएगा। इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 × 5 दैट इज 150 रुपीज। देखो एक तो मेथड है हमारा कन्वेंशनल मेथड जो हम 6th-7th में पढ़ चुके हैं, यूनिटरी मेथड। ये मेथड जो हम 6th-7th वाला मेथड है जो हमने पढ़ा है। ये मेथड थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, सिंपल है, इजी है। इजीली हम इससे जो है कोई भी टेबल में कोई भी वैल्यू हो उसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो x और y का रेशो इसमें कैसा देखा आपने, फिक्स देखा। दूसरी एक चीज आपने क्या देखी इसमें, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है। अगर if x इंक्रीजिंग तो y भी इंक्रीज हो रहा है, देन y आल्सो इंक्रीजिंग, y भी इंक्रीज हो रहा है। और अगर x डिक्रीज हो रहा है तो y भी डिक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ x की वैल्यू 30 है, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 150 आई। x की वैल्यू 20 हुई मतलब डिक्रीज हुई, तो y की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। समझ गए। एंड वाइस वर्सा, अगर डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज होगी y की वैल्यू, और x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो इस वाली प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब है कि x की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी उसके साथ बढ़ रही है, x की वैल्यू घट रही है तो y की वैल्यू भी उसके साथ घट रही है। और इसमें ऑब्जर्वेशन हमारा ये है कि दोनों की जो वैल्यू होगी, इनके जो रेशो होंगे दोनों के, वो हर एक सिचुएशन में सेम रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन किस तरह के आते हैं आपकी बुक में, क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, जैसे मान लो ये आपको ब्लैंक दे दिया उसने, ठीक है, ये यहाँ पे ये ब्लैंक दे दिया, ये यहाँ पे ये ब्लैंक दे दिया, तो आपको ये टेबल को फिल करना है, ये नोट कर लो, ठीक है। ये यही बेसिक कंसेप्ट है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट से आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। जो पहली एक्सरसाइज है आपकी 13.1 पूरी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। मैं थोड़ा सा एक ये एग्जांपल आपको समझा देता हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन आपको इसी की तरह करने हैं। अब मान लेते हैं कि टेबल में कुछ इसने जो है स्पेस ब्लैंक छोड़ा है और पूछ रहा है आपसे कि भाई इसकी वैल्यू बताओ। ये मान लेते हैं बी है, ये सी है, और ये वैल्यू मान लेते हैं डी है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये जो ब्लैक स्पेस है, जो ए बी सी डी है, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहला काम आपको, देखो एक चीज, तो ये दो क्वेश्चन दो तरह से हो सकते हैं। पहले तरीका ये है कि आपको टेबल दे दिया उसने, अब ये रेशो आपको नहीं देगा, ठीक है, टेबल आपको दे दी उसने, ये रेशो मैंने अपनी तरफ से आपको समझाया था। टेबल उसने आपको दे दी और पूछेगा आपसे कि एबीसीडी की वैल्यू बताओ। तो आपको वैल्यू कैसे बतानी है वो थोड़ा ध्यान रखते हैं। जो ये वाली रेशो है, ये वाला रेशो इसके बराबर होगा, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये भी देखनी है कि क्या अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू बढ़ रही है। देखो x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 20 है। तो 2 से 20 बढ़ी हुई वैल्यू है, पहले 2 थी अब 20 हो गई। तो क्या y की वैल्यू भी बढ़ रही है, 2 पे वैल्यू y की 10 थी और जब 20 हो गई तो y की वैल्यू बढ़ के 100 हो गई है। इसका मतलब क्या है कि ये बढ़ रही है। पहला हमें ये देखना है कि क्या x के साथ साथ y की वैल्यू भी बढ़ रही है।
अगर x घट रहा है तो क्या y की वैल्यू भी घट रही है? पहली चीज, सबसे पहली चीज जो यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है, ये हमें ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। तो पहला काम हमें क्या करना है कि हमें चेक करना है, क्या चेक करना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शन भी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे चेक करना है मैंने सिखा दिया आपको। अगर x के साथ x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ना चाहिए, और x घट रहा है तो y भी घटना चाहिए। इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर रेशियोज की वैल्यू इक्वल रखते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे बिकॉज, अब इसका रेफरेंस देंगे, किसका रेफरेंस देंगे, सॉरी इसका नहीं, इसका रेफरेंस देंगे कि यहां पे आपने क्या ऑब्जर्व किया है, इट इज ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इट इज ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखो। बिकॉज डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, कैसे फाइंड किया आपने, बिकॉज 2 kg इज इक्वल टू 20 एंड 10 kg इज इक्वल टू 100 रुपीज, ठीक है। जब 2 से जब 10 हुआ तो ये भी बढ़ा, 20 से जब 100 हुआ तो ये भी बढ़ा, ठीक है। इसका मतलब है कि ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर क्या करते हैं हम, रेशियोज को इक्वल रख देते हैं। सो 1/b इज इक्वल टू होगा 2/10। तो b की वैल्यू निकाल लो यहां से, इसको डिवाइड कर लो, 5 आ जाएगा, ये 5 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो b इज इक्वल टू 5। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको सोल्व करने नहीं आते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत है सोल्व करने में, तो आप मेरा क्लास 7th का चैप्टर जाके देखिए, 7th का है, 6th का है, अलजेब्रा वहां पे समझा है बहुत अच्छे तरह से, कैसे इनको हम सोल्व करते हैं, कैसे वैल्यूज फाइंड करते हैं। अब हम फाइंड करेंगे c की वैल्यू। तो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट है। तो यहाँ पे 2/10 इज इक्वल टू रख दो c/30, समझ गए बात। ये रेशो को इसके बराबर रखना है। तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, तो c आ गया आपका 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, c का मल्टीप्लाई आ गया, c का वैल्यू आ गया आपका 6। तो c की वैल्यू भी निकाल ली। अब हम d की वैल्यू फाइंड करेंगे। d की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, अगेन 2/10 इज इक्वल टू 2/10 को हमने रख दिया 10/d, 10/d, ठीक है। तो इससे फिर डिवाइड कर लो, 5 आ गया, 5 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो d आ जाएगा आपका 50। d क्या आ गया, 50 आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे आपको टेबल फिल करनी है। पहला क्वेश्चन तो आपका इस तरीके से आ सकता है कि टेबल गिवन है, आपको उसमें वैल्यूज पुट करनी है, बतानी है उसकी वैल्यूज क्या क्या है। अब एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड आ सकता है, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन कैसा होगा, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। आपकी बुक में जो एग्जांपल्स दिए हैं उन्हीं को हम ट्राई कर लेते हैं, ओके, चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो बुक में एग्जांपल, ओके, देखिए एग्जांपल नंबर 1 ही है। द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ ए पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ इज 2 1 10, टेबुलेट द कॉस्ट ऑफ 2 4 10 13 मीटर्स ऑफ ईच क्लॉथ ऑफ द सेम टाइप। तो यहाँ पे देखो, आपको लिखने का तरीका भी मालूम होना चाहिए कि कैसे हमें टेबल को बनाना है, कैसे हमें लिखना है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, दो चीजें क्या है, एक तो कॉस्ट है और एक क्वांटिटी है, ठीक है। तो क्वांटिटी में क्या है कि लेट क्वांटिटी represented in x meters and price represented in y rupees, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, x और y की एक टेबल बनानी है, और थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस का भी यूज करना है। कॉमन सेंस का कैसे यूज करना है भाई, अगर जितना ज्यादा कपड़ा खरीदोगे उतना रेट भी बढ़ेगा, कम कपड़ा खरीदोगे तो कम पैसे देने पड़ेंगे, ज्यादा कपड़ा खरीदोगे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस भी थोड़ा लगाना है, जिससे कि आपको पता चले कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो अब इसमें टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x और यहाँ पे लिखेंगे हम y। x का मतलब क्या है, x का मतलब है क्वांटिटी जो मीटर में लिखी है। तो उसने दिया है आपको
कि द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ ए पर्टिकुलर क्वांटिटी, 5 मीटर जो क्वांटिटी है उसका कॉस्ट कितना दिया है उसने, 210। 5 मीटर क्लॉथ का जो क्वांटिटी है उसका कॉस्ट दिया है उसने 210। और अब वो आपसे पूछ रहा है कि टेबुलेट द कॉस्ट ऑफ 2 मीटर का कॉस्ट बताना है, 4 मीटर का कॉस्ट बताना है, और 10 मीटर का कॉस्ट बताना है, और 13 मीटर का कॉस्ट बताना है। ठीक है, तो देखो एक तो हमारा कन्वेंशनल मेथड है, यूनिटरी मेथड से हम इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो हम यहाँ सीखा है, हमने इनवर्स ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का तरीका सीखा है। तो एक थोड़ा कॉमन सेंस वाली चीजें बताओ, अगर 5 मीटर कपड़े का कॉस्ट अगर 210 रुपए है तो 2 मीटर कपड़े का कॉस्ट ज्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा। इसका मतलब क्या है कि क्वांटिटी जब डिक्रीज हो रही है तो प्राइस भी डिक्रीज हो रहा है, तो क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो प्राइस भी डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये कैसा प्रोपोर्शन है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो उसमें क्या करेंगे हम, अब इसको हम वही ABCD मान लेते हैं, है ना। इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, इसको D मान लो। तो आपको लिखना भी पड़ेगा, लेट द प्राइस ऑफ 2, 4, 10 and 13 मीटर क्लॉथ आर A, B, C and D रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपने 2 लिखा है, 2 का मतलब A, 4 का मतलब B, 10 का मतलब C और 13 का मतलब है D। रेस्पेक्टिवली का मतलब ये है, मतलब सीरियली, क्रम से। तो अभी क्या करना है आपको, इट इज ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये कैसा प्रोपोर्शन है आपका, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर क्या होगा, 5/210, इसका जो रेशो होगा उसको इसके बराबर रख दो, 2/a। अब इसमें जो है a की वैल्यू फाइंड कर लो, a इधर आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, 2 × 210/5, 5 से इसको कट कर लो, 5 4 20, तो ये आ जाएगा आपका 84 रुपीज। तो a की वैल्यू आपने निकाल ली। सिमिलर फैशन में हमें वैल्यूज B और C और D की भी निकालनी है, बिल्कुल सेम वे में। 5/20 रख लो इज इक्वल टू 4/B रख लो, 5/210 इज इक्वल टू 10/C रख लो, 5/210 इज इक्वल टू 13/D रख लो। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हमें क्या करना है, हमें पहचानना है कि हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। ओके, इसी बेस पे आपका एग्जांपल नंबर 2 है। 2 भी बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, इजीली हो जाएगा। और 3 में if the weight of 12 sheets of thick paper is 40 grams, how many sheets of the same paper would weigh 2.5 kilograms? तो इसको मैं देख लेता हूँ, इसको करते हैं हम। ये लाइन हमें सब में लिखनी है कि लेट द जो दो चीजें उसने दी है, क्वांटिटी प्राइस, वो क्वांटिटी प्राइस को हमें एक को x मानना है और एक को y मानना है। ठीक है, तो मैं सीधा यहाँ पे टेबल पे आता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 है, इफ द वेट ऑफ 12 शीट। देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, दो चीजें क्या है, दो क्वांटिटी में टेबल बनानी है हमें, एक x में और एक y में। ठीक है, तो x क्या है, x है वेट, या तो वेट लिख दो और यहां लिख दो नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस। इसको हम ले लेते हैं y, इसको हमने x को मान लिया वेट, इसको मान लिया नंबर ऑफ पेजेस। तो उसने कुछ चीजें दी हैं, वो कह रहा है कि इफ द वेट ऑफ 12 शीट्स ऑफ थिक पेपर, 12 शीट्स का जो वेट है वो 40 ग्राम्स है। वेट किस में दिया है, वेट ग्राम्स में दिया है। तो 12 शीट का वेट जो है 40 ग्राम है। तो हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर, अब यहाँ आपको नंबर ऑफ पेपर फाइंड करने हैं जिसका वेट हो 2.5 kg, 2.5 kg। सबसे पहले इसको हमें कन्वर्ट करना है ग्राम के अंदर। तो ग्राम के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो 2 kg में कितने होते हैं, 2000 ग्राम होते हैं, और हाफ kg में कितने ग्राम होते हैं, 500 ग्राम होते हैं। तो 2500 ग्राम्स हो गए आपके, समझ में आई बात। क्योंकि जो क्वांटिटी आप यूज कर रहे हो वो क्वांटिटी का जो यूनिट है वो यूनिट सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे ग्राम ले रहे हो तो यहाँ पे भी सब जगह ग्राम चलेगा, यहाँ पे नंबर ले रहे हो तो सब जगह नंबर चलेगा। तो इसमें कितना ग्राम है आपका, 2500 ग्राम। अब देखो क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो इसमें जो रेशियो ले लोगे आप
40/12 इज इक्वल टू 2500 अपॉन ए। अब देखो इसमें यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो कि नंबर ऑफ पेजेस को x मान लो, नंबर ऑफ वेट को जो है y मान लो, तो ये उल्टा हो जाएगा, फिर 12/40 हो जाएगा, a/2500 हो जाएगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन चीज है आपको कंसेप्ट को पकड़ना है। 2500 इंटू 12/40, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, 4 3 जा 12, तो ये आ जाएगा 75 और एक जीरो लगा दो, 750 पेजेस। तो 750 पेजेस का जो वेट होगा वो होगा 2500 ग्राम या 2.5 kg। इस तरह से आपको इसको करना है, ठीक है। ओके, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं और थोड़ी सी पिक्चर क्लियर होगी। कंसेप्ट को सिंपल ही रखना है, ठीक है, बहुत टिपिकल चीजें नहीं बनानी है, सिंपलिसिटी में ही फायदा है। तो एग्जांपल नंबर 4 कहता है ट्रेन इज मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। देखो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है कि बिल्कुल सेम स्पीड से वो भाग रही है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पे वही सेम कंसेप्ट, यहाँ पे हम टेबल एक तैयार करेंगे एक्स और वाई की। तो एक्स में होगा आपका स्पीड, एक्स क्या है, एक्स है स्पीड, ठीक है, स्पीड किसमें, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड होगी किलोमीटर पर आवर। और वाई क्या है, वाई है डिस्टेंस, डिस्टेंस किसमें होगी, किलोमीटर में होगी, समझ गए। ओके, तो अब ये कह रहा है कि ए ट्रेन इज मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ट्रेन दौड़ रही है, तो उसकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब क्या है, 75 किलोमीटर पर आवर का मतलब यह है कि एक मिनट, यहाँ पे हम उसको स्पीड में ना लिख के यहाँ पे हम टाइम में भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इसको हम यहाँ पे टाइम में लिख सकते हैं। टाइम किस में ले लिया हमने, आवर्स में ले लिया, और इसको एक्स मान लिया, ठीक है, डिस्टेंस को हमने वाई मान लिया, इसको किलोमीटर में ले लिया। तो अभी यहाँ पे देखो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी, 75 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब क्या है, मतलब यह है कि एक घंटे में वो 75 किलोमीटर जाता है। तो एक घंटे में कितना जाता है, 75 किलोमीटर जाती है ट्रेन, एक घंटे में कितनी, 75 किलोमीटर। अब ये कह रहा है कि हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 20 मिनट्स। अब ये 20 मिनट्स में कितना ट्रेवल करेगी, तो हम देखो यहाँ पे या तो आवर्स ना लिख के इसको क्या लिख लें, मिनट लिख लें, ठीक है। अगर इसको मिनट आवर्स में भी कर सकते हो, मिनट में भी कर सकते हो, मैं दोनों तरीकों से आपको समझा देता हूं। ये आवर्स में लिख लिया हमने, हम इसको क्या कर सकते हैं, हम ये टेबल को मिनट में भी बना सकते हैं। यहाँ पे एक्स ले लिया आपने, एक्स क्या है आपका, टाइम है, टाइम किस में ले लिया आपने, मिनट में ले लिया, ठीक है। वाई हो गई आपकी डिस्टेंस, और डिस्टेंस किस में ले लिया आपने, किलोमीटर में ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका एक घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है, 75 किलोमीटर। तो अगर मैं टाइम को मिनट में ले रहा हूं तो 60 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, 75 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल होगा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है वो कि भाई 20 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, तो यहाँ पे 20 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो हमें फाइंड करना है। मान लेते हैं बी डिस्टेंस ट्रेवल होगा। अब यहाँ पे देखो एक चीज है, आपको 20 मिनट्स अगर लिखना है तो 20 मिनट्स को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, आवर्स में। तो जब 60 मिनट्स में आपके कितने आवर्स होते हैं, 1 आवर होता है। तो 20 मिनट में कितने आवर होंगे, 1/60 इंटू 20, यूनिटरी मेथड लगा दिया हमने, तो 1/3 आवर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको 1/3 आवर्स, और डिस्टेंस आ जाएगी आपकी ए। समझ गए बात। दोनों ही तरीकों से आंसर जो है सेम आएगा आपका। कैसे वो थोड़ा देख लेते हैं। इसका रेशो और इसका रेशो इक्वल रखेंगे पहले, तो 1/75 इज इक्वल टू 1/3 अपॉन ए। 3 यहां पे नीचे आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, सो 3a इज इक्वल टू 75। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 75 अपॉन 3,
या इसको लिख देंगे 15 किलोमीटर। ये कितना आ गया 15 किलोमीटर। तो 20 मिनट्स में वो कितना ट्रेवल करेगा 15 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। अब यहां से इसके थ्रू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो 60/75 इज इक्वल टू 20/v। तो यहाँ पे देखो 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो b की वैल्यू आ गई 2 × 75/6। देखो इसको सोल्व करना है, आप जैसे चाहो वैसे सोल्व कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है। जैसे आपको कन्वीनियंट लगता हो वैसे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो दोनों ही क्वेश्चन में दोनों ही तरीकों से यहाँ पे 15 किलोमीटर, देखो चाहे आप 1/3 आवर्स लिखो चाहे आप 20 मिनट्स लिखो, दोनों से आंसर तो सेम ही आने वाला है, दोनों का मतलब तो एक ही है। तो इसमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना इस तरह से। और तीसरा क्वेश्चन भी इसने डाला है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर। अब यहाँ पे आपको डिस्टेंस, यहाँ पे आपको टाइम फाइंड करना है, यहाँ पे c फाइंड करना है, और जिसमें वो 250 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। 250 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कितने मिनट में या कितने घंटे में वो करेगा, वो हमें फाइंड करना है। तो लेट अस फाइंड। तो यहां से इससे फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो 60/75 विल बी इक्वल्स टू c/250। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 250 इंटू 60/75। 15 से कट कर लो, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, इससे इसको कट कर लो तो ये आ जाएगा 50। 50 इंटू 4 हो जाएगा 200 मिनट्स। ठीक है, अब मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, 3 आवर्स 20 मिनट्स। तो इसको कह सकते हैं 3 आवर्स 20 मिनट्स। समझ गए बात। यहाँ पे आपका जब अगर इससे आप सॉल्यूशन निकालोगे तो इससे सॉल्यूशन आएगा आपका डेसिमल्स में, फिर उस डेसिमल्स को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर्स में। ठीक है, तो छोटे वाली अगर यूनिट हम ले रहे हैं तो हमारे लिए जो है ज्यादा कन्वीनियंट है क्वेश्चन को सोल्व करना। तो दोनों तरीकों से आप कर सकते हो इसको। अब एक इसका देखो प्रैक्टिकल यूज क्या है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। ये तो हो गया इसका मतलब एक यूनिटरी मेथड से भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन से भी वो सारे क्वेश्चन जो भी यूनिटरी मेथड से करते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन से वो सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। दूसरा एक तरीका है, दूसरा एक यूज है इसका कि जो हमारे स्केल, जो हमारे मैप होते हैं, देखो मैप, छोटा सा मैप आपको दिखाते हैं इंडिया का, उसमें पूरा का पूरा नक्शा हमें दिख जाता है कौन सी जगह कहाँ पे है। तो उसमें क्या है, उसमें देखो नीचे स्केल लिखा होता है, स्केल करके लिखा होता है। स्केल का मतलब कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, इस तरह से स्केल लिखा होगा। तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यह है कि अगर ये जो मैप हमने बनाया है, इस मैप का जो 1 मिलीमीटर है वो 100 किलोमीटर के बराबर है एक्चुअल में। क्योंकि पूरा का पूरा मैप तो हम यहाँ पे ओरिजिनल स्केल के साथ दिखा नहीं सकते आपको, क्योंकि इंडिया का तो क्या 3300 किलोमीटर का लेंथ है, ब्रेथ उसका और भी ज्यादा है। तो इस तरह से जो है चीजों को छोटा दिखाने के लिए एक स्केल यूज किया जाता है। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर हो सकता है, 1000 किलोमीटर, अगर वर्ल्ड की बात करें तो 1000 किलोमीटर भी हो सकता है। ठीक है, तो स्केल में हमें इसको यूज करना है, तो उस पर बेस्ड एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या कहता है, द स्केल ऑफ मैप इज गिवन 1:, कितने जीरो है भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो है। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 5 में कह रहा है कि स्केल का जो मैप है उसका कितना दिया है, 1 2 3 4 5 6 7। 2 cities आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट, 2 सिटी हैं वो क्या है 4 सेंटीमीटर अपार्ट है। तो इसका मतलब क्या है, देखो ये है आपका पहला चीज हो जाएगा यूनिट, और दूसरा चीज हो जाएगा आपका डिस्टेंस। ठीक है, तो 1 यूनिट अगर है तो वो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि 2 सिटी के बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है वो डिस्टेंस मैप के ऊपर कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो एक्चुअल में जो डिस्टेंस है उनका एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, तो वो हमें फाइंड करना है।
तो बिल्कुल डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। क्यों डायरेक्ट प्रोपोर्शन है? थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस भी यूज करना है कि अगर 1 सेंटीमीटर मैप पे दिखा रहा है तो वो मान लेते हैं इतना किलोमीटर है। अगर 4 सेंटीमीटर दिखाएगा तो ज्यादा ही होगा। तो यूनिट अगर बढ़ रही है तो डिस्टेंस भी बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रेशोस इक्वल होते हैं। 7 0 है ना, 2 3 4 5 6 7। हाँ, इतना बड़ा क्वांटिटी क्या देने की जरूरत है यार। ओके, कोई नहीं। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 4 5 6 7। ओके, 4 से इसको डिवाइड कर लोगे। डिवाइड करने के बाद आ जाएगा आपका 1200 किलोमीटर। अच्छा, मीटर में है। ओके, ये आपका मीटर में दिया है। डिस्टेंस किस में है? मीटर में है। ठीक है, तो किलोमीटर में करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो जीरो थोड़ी और कम हो जाएंगी। इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 1 2 और उसके बाद आ जाएंगे 4 0 7 0। नहीं सॉरी, मल्टीप्लाई होगा ना, या तो 4 का 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी 12 और उसके बाद कितने जीरो, 1 2 3 7 हो गई ना। अब इसको हमें किलोमीटर में लिखना है तो किलोमीटर में आ जाएगा आपका ये 1,20,000। ठीक है, 1,20,000। मान लेते हैं कि कोई कहीं पे जो है बिल्डिंग में कोई मजदूर लगे हुए हैं और वो काम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके जो है कुछ लेबर है, लेबर लगी है और यहाँ पे आपका कुछ वर्क चल रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि अगर 10 लेबर मिलके किसी काम को मान लेते हैं 5 दिन में कर देते हैं, 10 लेबर मिलके किसी काम को अगर 5 दिन में कर देते हैं तो 20 लेबर उसको मिलके काम को कम दिन में करेंगे या ज्यादा दिन में करेंगे? कॉमन सेंस वाली चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। ठीक है, बुकिश नॉलेज यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे फोकस रहेगा ओनली कंसेप्ट के ऊपर। तो अगर लेबर 10 मिलके किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, ये है आपका डेज, यहाँ पे डेज लिख देता हूं मैं, ये नंबर ऑफ लेबर्स है। तो 10 नंबर ऑफ लेबर मिलके किसी काम को 5 दिन में करते हैं तो 20 नंबर ऑफ लेबर मिलके उस काम को ज्यादा दिन में करेंगे या कम दिन में? इसको हम x से मान लेते हैं, इसको हम y से मान लेते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो नंबर ऑफ डेज है वो कम हो जाएंगे क्योंकि लेबर बढ़ जाएगी आपकी, तो काम जो होगा वो जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना। बिल्कुल सिंपल भाषा में क्या कहेंगे, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर x बढ़ रहा है तो y हमारा घट रहा है। अगर x बढ़ रहा है तो y की वैल्यू कम हो रही है ना। और अगर x की वैल्यू कम हो रही है तो y की वैल्यू बढ़ रही है। ये बात सिंपल सी चीज समझ में आई आपको? भाई x की वैल्यू अगर बढ़ रही है 10 से अगर 20 हो रही है तो यहाँ पे 5 से कम ही रहेगी, कुछ ना कुछ वैल्यू 2 रहेगी या 2.5 रहेगी, इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है, जो भी पीछे हमने पढ़ा था डायरेक्ट प्रोपोर्शन में उसका जस्ट यहाँ अपोजिट हो रहा है। x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू घट रही है, x की वैल्यू घट रही है तो y की वैल्यू बढ़ रही है। तो ऐसे जो प्रोपोर्शन को हम क्या कहते हैं, ऐसे प्रोपोर्शन को कहते हैं हम इनवर्स प्रोपोर्शन। समझ में आई बात? तो इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि x जो है वो y के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। ये जो सिंबल है इसको कहते हैं प्रोपोर्शन का सिंबल है। इनवर्स क्यों कहा मैंने? क्योंकि 1/y। वहां पे जो हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू y। तो जब x/y करते थे तो कांस्टेंट रहता था हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर फैशन में वहां पे x/y का वैल्यू कांस्टेंट होता था, y इधर ले जाओ तो यहाँ पे क्या होगा कि x y की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, x और y की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। समझ में आई बात? इसका मतलब क्या है कि इन दोनों की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो अगर,
इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो वो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वैल्यू इक्वल रहेगी। तो मान लेते हैं कि आपको ये चीज नहीं पता है, इसको मान लेते हैं हम ए मान लेते हैं, ठीक है। तो इस ए को कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो हमें क्या चेक करना है, ये क्वेश्चन जब भी आप करोगे तो चेक करोगे, सबसे पहले क्या चेक करोगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। लिख लो इसको, ठीक है, इस चीज को लिख लो कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। चेक करने का तरीका क्या है? ये तरीका है, अगर x की वैल्यू के साथ y की वैल्यू भी बढ़ रही है, घट भी रही है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा, नहीं तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो ये आपने चेक करना है सबसे पहले। दूसरे में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2, आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर x अपॉन वाई x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 लेंगे, ठीक है। जो टेबल में जो दो वैल्यू लिखी है इसको ओपन कर दो, इसको ओपन कर दो, उसको बराबर लिख दो। अगर ये है, अगर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो उसमें क्या करेंगे, x1 y1 का मल्टीप्लाई करो, x2 y2 के बराबर हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये बस सिंपल सी चीजें आपको करनी है, आराम से आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो अभी इसमें भी, इसमें क्या करेंगे हम, अगर ये क्वेश्चन हमें करना है तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले पहचानेंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। कॉमन सेंस यूज करना है अपना। तो ये समझ में आ रहा है हमें कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो क्या करेंगे हम, 10 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर होगा 20 इंटू ए के बराबर। समझ गए? अब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 5/2 यानी कि 2.5। तो 2.5 डेज में जो है वो काम खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल चीज, सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है, इसके अंदर कोई भी बुकिश लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। इतनी सिंपलिसिटी में कहीं आपको कोई नहीं समझाएगा। चलिए अभी हम कुछ एग्जांपल्स इस पे डिस्कस करेंगे, आपकी बुक में जो दिए होंगे उन एग्जांपल्स को देख लेते हैं, कौन कौन से एग्जांपल हैं। अगर कोई डिफिकल्ट एग्जांपल होगा तो वो भी आपको मैं क्लियर कर दूंगा। तो समझ में आया इनवर्स प्रोपोर्शन कैसे सबसे पहले चेक करना है हमें। तो यहाँ भी दो ही तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, आपको टेबल भी दे सकता है, टेबल में फिल करने को बोलेगा आपको। तो टेबल अगर दिया है तो वहां भी आपको पहचानना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। टेबल अगर नहीं दिया है, टेबल आपको बनाना है, तो भी आपको पहचानना है, क्योंकि एग्जाम में नहीं दिया होगा, क्वेश्चन में नहीं दिया होगा कि इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगेगा या इनवर्स प्रोपोर्शन लगेगा, ठीक है। वहां आपको खुद पहचानना है। तो एग्जाम्पल नंबर 7 एक बार देख लेते हैं, सिंपल सा है। सिमिलर फैशन में मैं यहाँ पे सिर्फ टेबल बनाऊंगा, वो लिखना पड़ेगा आपको कि वो क्वांटिटी इतना, उसको हमने क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया एक्स में, प्राइस को रिप्रेजेंट किया वाई में। दो चीजें होंगी वहां पे, दोनों को आपको एक्स और वाई में रिप्रेजेंट करना है, तो वो चीजें यहाँ पे लिख देना आप, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल बना लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 1 hour 20 minutes। अब देखो यहाँ पे पहला चीज क्या है, नंबर ऑफ पाइप्स। नंबर ऑफ पाइप्स को हम मान लेते हैं x, ठीक है। और यहाँ पे है टाइम, टाइम टू फिल, ठीक है, इसको मान लेते हैं y। और ये किस में दिया है, इसने मिनट्स में दिया है, इसमें हम लिख लेते हैं मिनट्स, ठीक है। नंबर ऑफ पाइप्स को x में लिख दिया और टाइम टू फिल हमने y मान लिया, इसको मिनट्स में लिख दिया। अब इसमें दिया है, क्या दिया है कि 6 पाइप अगर हम लगा देते हैं तो 1 hour 20 minutes में वो फिल हो जाता है। तो यहाँ पे 1 hour 20 minutes को हम कन्वर्ट कर लेंगे, इसमें मिनट्स में। 1 hour में 60 मिनट्स होते हैं, 60 + 20 दैट इज 80 मिनट्स। समझ आई बात? तो 6 पाइप से उसको लगते हैं 80 मिनट्स फिल करने में। अब वो कह रहा है कि भाई अगर 5 पाइप हम लगा देंगे तो कितना टाइम लगेगा। मान लेते हैं हम कि यहाँ पे ए टाइम लगता है, मान लेते हैं उसको भरने में कितना टाइम लगता है, ए टाइम लगेगा। वो आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि लेट नंबर लेट 8 minutes विल बी टेकन इफ वी आर यूजिंग 5 पाइप्स। वो क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। तो देखो अब ये सिंपल यहाँ समझ में आ रहा है
कि ये कैसा प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। कैसे आपने पहचाना इनवर्स प्रोपोर्शन? देखो जितने नंबर ऑफ पाइप ज्यादा होंगे उतना ही टाइम कम लगेगा टैंक को फिल करने में, है ना। अगर आप नंबर ऑफ पाइप आप घटा दोगे तो टैंक को फिल करने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो अगर x की वैल्यू घट रही है तो y की वैल्यू बढ़ रही है, अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू घट रही है ना। भाई ये टैंक है आपके पास, ठीक है, यहां से आप एक पाइप के थ्रू इसको भर रहे हो, तो एक पाइप को थ्रू भरने में मान लेते हैं 5 घंटे लग रहे हैं। अगर आप 2 पाइप लगा देते हो तो डबल पानी आना शुरू हो जाएगा, तो आपके घंटे आधे हो जाएंगे। तो जैसे आप नंबर ऑफ पाइप बढ़ा रहे हो वैसे ही आपके नंबर ऑफ आवर्स डिक्रीज हो रहे हैं, है ना। तो एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज डिक्रीज हो रही है। तो x की वैल्यू बढ़ रही है और y की वैल्यू घट रही है। तो जब x की वैल्यू बढ़ रही हो, y की वैल्यू घट रही हो, तो ऐसे प्रोपोर्शन को क्या कहते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है? इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। कैसे होती है? उसका बेसिक जो प्रिंसिपल है मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 5, 5 16 तो ये आ जाएगा आपका 96 मिनट्स, ठीक है। 96 मिनट्स, 96 मिनट्स को आवर्स में लिख दो तो कितने लगेंगे? 1 आवर 36 मिनट्स। तो भाई इस टैंक को भरने में अगर 5 पाइप आपने लगा दिए तो भरने में लगेंगे 1 आवर्स 36 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद है एग्जांपल नंबर 8, देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल, फूड प्रोविजन फॉर देम इज फॉर 20 days, हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोविजंस लास्ट इफ 25 मोर स्टूडेंट्स जॉइन द ग्रुप। इसको भी देख लेते हैं। कंसेप्ट पकड़ लिया ना? कंसेप्ट समझ में आया? बहुत सिंपल चीज है, समझोगे तो बहुत सिंपल है, और अगर शॉर्टकट के चक्कर में रहोगे तो बहुत बड़ी चीज बन जाएगी। तो एग्जांपल नंबर 8 देखो भाई, 100 स्टूडेंट है तो खाना चल जाता है 20 दिन, और अगर 25 स्टूडेंट और बढ़ जाएंगे मतलब 125 स्टूडेंट हो जाएंगे तो खाना कितने दिन तक चलेगा? तो अब ये देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे तो राशन जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये कैसा है आपका? ये है आपका इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या करते हैं? 100 इंटू 20 इज इक्वल टू 125 इंटू एक्स। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 100 इंटू 20 अपॉन 125। तो 25 4 जा 100, 25 5 जा यहाँ पे 4, तो ये आ जाएगा 16 डेज। अभी जो राशन चलेगा वो 125 स्टूडेंट्स में वो कितना चलेगा? ओनली 16 डेज आपका राशन। लेक्चर पूरा देखा आपने, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाया होगा। तो अगर इस चैनल में आगे भी आपको अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक इस मुहिम को पहुंचाइए जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।